दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा नहीं था इजराइल के हमले के बाद ईरान इस तर्ज पर जवाब देगा। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने भी यह सोचा नहीं था कि तेल अवीव निशाने पर आ जाएगा और मुश्किल हालातों के बीच उन्हें अपने देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। कोई जानकारी बाहर नहीं जाए इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हालांकि सोचा तो ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई ने भी नहीं सोचा था कि एक झटके में इजराइल इस तर्ज पर हमला कर देगा। लेकिन इस वक्त सवाल उससे बड़ा हो चला है। पूरा मिडिल ईस्ट अगर इसकी गिरफ्त में आता है और मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, अगर वहां पर हमले शुरू हो गए तो क्या होगा। यह लड़ाई दरअसल रूस और यूक्रेन वाली नहीं है, इजराइल और हमास या फिलिस्तीन वाली बिल्कुल नहीं है। ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में जो संवेदनशीलता है और ईरान अपने तौर पर जिस ताकत के साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब युद्ध बाजार और व्यापार को लेकर लड़ी जा रही है, तो ऐसे में ईरान स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो ना सिर्फ व्यापार या ट्रेड वार के बीच में खड़ा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार की आवाजाही रोक सकता है, या फिर इससे हटकर अमेरिका और इजराइल एक साथ अगर ईरान पर अटैक कर देते हैं, जो कि अभी माना जा रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर तो शामिल हुआ नहीं है, लेकिन इन मिडिल ईस्ट में जहां जहां उसके सैन्य ठिकाने हैं उसका लाभ इजराइल को जरूर मिल रहा है। और उसके आगे का सवाल भारत का भी है। भारत ईरान के साथ बहुत पुराने प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काल में इजराइल के साथ करीबी कहीं ज्यादा निकट हुई है। ट्रंप ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने तेल और गैस लेना ईरान से बंद कर दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक चीज इस दौर में कम से कम ध्यान रखने की है। दुनिया उस ताकत के पीछे चल पड़ी है जहां से पूंजी कमाई जा सके, पूंजी बनाई जा सके। और पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह अंतर्राष्ट्रीय नीति बना दी है। तो ऐसे में दूसरा सवाल यह भी है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह कह रहे थे कि युद्ध बंद करा के वो चाहते हैं कि दुनिया व्यापार करे, उस दुनिया के सामने नया संकट यह है कि खुद अमेरिका कहां पर खड़ा है और कहां पर खड़ा होगा, इसके संकेत अभी तक उसने खुलकर दिए नहीं है। और खास तौर से एशियाई कंट्रियों के भीतर में यह संकट अब बड़ा हो चला है कि वह किस दिशा में किसके साथ कैसे खड़े हो। हालांकि मिडिल ईस्ट के भीतर वो सऊदी अरब हो, वो कतर हो, बहरीन हो, वो यूएई हो, सभी अमेरिका के साथ है और अमेरिका जैसा चाहेगा उस दिशा में यह कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अब की परिस्थिति में नया सवाल यह भी है, क्या वाकई रूस सिर्फ देखता रहेगा? चीन क्या इन परिस्थितियों के बीच में खड़ा नहीं होगा? भारत क्या उसी तर्ज पर जैसे उसने रूस और यूक्रेन के बीच शांति पथ का रास्ता अपनाया था, लेकिन घरेलू इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए वह रूस के साथ खड़ा हो गया था, तो क्या इस परिस्थिति में अमेरिका के साथ खड़ा होगा? क्योंकि इस दौर में चाराबार बंदरगाह से भारत को जो पाइपलाइन बिछनी है वह तो अभी बरसों बरस तक चलेगी, कहें तो दशकों तक चलेगी, उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया के सामने शायद यह फैसले की घड़ी बड़ी हो चली है कि कोई एक देश अगर यह चाहता है कि उसके समानांतर कोई दूसरा ताकतवर देश खड़ा ना हो, तो ऐसे में वो हमला कर सकता है और दुनिया खामोश रह सकती है। तो जिस देश पर हमला हुआ है वह देश जब प्रतिक्रिया देगा तो क्या होगा? और शायद इसीलिए पहली बार इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू सामने आते हैं तो अपने देश के लोगों को नहीं बल्कि ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सचेत हो जाइए, आपके यहां जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकिए, अंधेरे से निकलिए, उजाले में आकर खड़े हो जाइए। ये शख्स ईरान पर हमला कर चुके हैं और उसके बाद वही ईरानियों को समझा रहे हैं। ये मैसेज का मतलब है क्या? हमें लगता है कि आज
हर परिस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही नहीं बल्कि सामरिक युद्ध की परिस्थितियों के बीच अब किस दिशा में दुनिया जाएगी, और 2 दिनों के बाद जो कनाडा में G7 की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें भारत को भी आखिरी वक्त में निमंत्रण दिया गया, यानी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी आज देर रात रवाना भी हो जाएंगे, साइप्रस जाएंगे, उसके बाद वो कनाडा पहुंचेंगे, क्रोएशिया भी जाना है उन्हें। लेकिन G7 की बैठक ट्रेड वार और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के और ट्रंप की उस नीति के आश्रय कुछ फैसलों को लेना चाहती है, जिसके दायरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके दायरे में डिजिटल इकोनॉमी यानी क्रिप्टो करेंसी है, जिसके दायरे में एनर्जी को लेकर दुनिया भर में जो समझौते और युद्ध की परिस्थिति है वह भी है। और शायद इसीलिए ईरान पर हुए हमले के बाद दुनिया के सामने 3 बड़े संकट खड़े हो गए हैं। पहला बड़ा संकट तो तेल को लेकर है, उसकी कीमतों को लेकर है, और तेल की कीमतों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो शेयर बाजार है उसको लेकर है, और तीसरी परिस्थिति वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में कहीं मंदी आएगी तो उससे निकलने के रास्ते क्या होंगे, यह भी है। लेकिन आइए एक एक परिस्थिति को पहली बार जरा समझ लें, क्योंकि पहली बार नेतान्याहू ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यह भी अपने आप में युद्ध के बीच में शायद एक अजीबोगरीब घटना लग सकती है। The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. नेतान्याहू इस दृष्टि से कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री के तौर पर ईरान को नहीं रहना चाहिए, वह उससे आगे निकले। और दूसरी तरफ ईरान खुले तौर पर यह कह रहा है जो दुनिया फिलिस्तीन पर 2 साल तक लगातार हमले होते रहे वो खामोश रही, इस दौर में ईरान पर हमले हो रहे हैं वह खामोश है, तो अब वह प्रतिक्रिया में जो होगा उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करे। गाजा पट्टी में जो कुछ हुआ उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में जो लोग एब्सेंट हुए, जो देश एब्सेंट हुए, उसमें भारत भी एक है। तो भारत के भीतर भी उसे लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत को एक रास्ता तय करना है, अमेरिका को इजराइल को लेकर नई नीतियों पर फैसले लेने हैं, और इजराइल को बिना अमेरिका के वह चल नहीं सकता है, इस पर फैसले होने हैं। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों के भीतर क्या वाकई ट्रंप सेंट्रिक अमेरिका हो चुका है, नेतान्याहू सेंट्रिक इजराइल हो चुका है, अली खामनाई सेंट्रिक ईरान हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रिक भारत हो चुका है? शायद नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जो फैसले यूनाइटेड नेशन में भारत के जरिए लिए गए, विरोध विपक्ष ने किया। इस्लामिक कंट्री को लेकर जो नेतान्याहू कह रहे हैं उसको लेकर फुसफुसाहट मिडिल ईस्ट में है, उन देशों में है जहां पर चंद दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे। और सोचा किसी ने नहीं था कि ईरान इस तर्ज पर अगर अटैक वापस करता है तो उसके बाद या तो अमेरिका को खुलकर साथ खड़े होना होगा, या फिर नेतान्याहू के लिए यह आर पार की लड़ाई उनकी अपनी सत्ता से जुड़ जाएगी। क्योंकि अगर ईरान में इस ऑपरेशन लॉइन के बाद भी सत्ता बदलती नहीं है तो मतलब बहुत साफ होगा कि आने वाले वक्त में जिस परमाणु हथियारों को ना बनाने के लिए इजराइल ने अटैक किया है उसमें और तेजी ईरान में आ जाएगी। और अगर ईरान में तेजी आ गई और इस दौर में सत्ता नहीं पलटी तो इसका असर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर पड़ेगा। वो सऊदी अरब है, वो कतर है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात है। यहां पर भी सत्ताएं सोचेंगी कि हम भी परमाणु हथियारों से लैस क्यों ना हो जाएं, क्योंकि समाधान का रास्ता तो यही बचता है।
और शायद इस समाधान के रास्ते के बीच में भारत को यह भी तय करना होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की जो घटना हुई उसमें एकमात्र इजराइल ही था जिसने भारत का साथ दिया। ईरान मध्यस्थता करना चाहता था, भारत ने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष एक और है, अमेरिका ने पाकिस्तान को मान्यता दी, भारत को नहीं दी। और 250 साल की जो वर्षगांठ मनाई जा रही है सेना की, जो कि ट्रंप के जन्मदिन के दिन है और परेड हो रही है, उसमें विशेष आमंत्रित लोगों में कोई दूसरा शख्स नहीं, अमेरिका के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर हैं, जिनके भाषण के बाद खुले तौर पर भारत ने कहा था कि दरअसल ये आतंकवाद को आश्रय दे रहे हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो क्या जो सोचा नहीं था इजराइल और अमेरिका ने, उस दिशा में ईरान ने कदम बढ़ा दिए? क्योंकि जो जानकारी है उसमें ईरान के टकराव के बीच इजराइल ने अपने देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। यानी परिस्थितियां नाजुक है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शनिवार यानी आज ही इसकी खुली जानकारी दी और यह भी कहा कि दरअसल तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट अब शुक्रवार से बंद है और जहां इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो नाजुक हैं, क्योंकि एक बार फिर से हवाई हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के फार्स और मेहर न्यूज एजेंसी जो बता रही है कि किस तरीके से ईरान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर अगर हमले हुए हैं तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल को निशाने पर लिया और जिन जगहों पर इजराइल को निशाने पर लिया गया है उसकी कोई जानकारी इजराइल से बाहर नहीं जाए, इसके लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। 3 बातें वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में भारत के भीतर क्या एकजुटता के साथ इस युद्ध की परिस्थिति में कौन ईरान की तरफ देख रहा है, कौन इजराइल की तरफ देख रहा है, या फिर कौन एक संतुलन बनाने की सोच रहा है? भारत के सामने लगभग आधे दर्जन सवाल हैं। उन सवालों से पहले समझना होगा, जब इस्लामिक स्टेट का जिक्र हो रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी का जिक्र हो रहा है, तो इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुलकर सामने आते हैं और वो कहने से कतराते नहीं हैं। ये वैसा ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, वैसे ही इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे बताए एक झटके में अटैक कर दिया। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। यह स्थिति में दुनिया खामोश कैसे रह सकती है? ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी यह हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। ये सवाल तो है, भारत इस पूरी प्रक्रिया के बीच कहां पर खड़ा होगा? सवाल उमर अब्दुल्ला का नहीं है, सवाल भारत की पुरानी पारंपरिक नीतियों का है। सवाल नई परिस्थिति के बीच अमेरिका और इजराइल के करीब गए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का है और दोनों के बीच एक टकराव की परिस्थिति है। शायद इसीलिए जो 6 सवाल सबसे बड़े हैं उसमें पहला सवाल तो यही है कि भारत संतुलन बनाएगा, यानी वह ईरान के विरोध में खड़ा नहीं होगा। जबकि विश्व ईरान के विरोध में होगा, वह इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा सवाल है कि भारत इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन शर्त के साथ करेगा, और वो शर्त क्या होगी ये शायद भारत की इकोनॉमी और भारत की सामरिक नीति और विदेश नीति के साथ कैसे जुड़ेगी, इंतजार इसका भी है। लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ है उसका भारत समर्थन नहीं करेगा। और जो भी बातचीत विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर इस दौर में इजराइल के साथ भारत की हो रही है, उसमें भारत ने लगातार शांति स्थापित या बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने का जिक्र किया है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल की पूरी प्रतिक्रिया है और ईरान उसके काउंटर में जो जवाब दे रहा है, उसकी एक आवाज तो चंद घंटे पहले ही, आज ही ये सुबह सुबह कहा गया जब रक्षा मंत्री इजराइल के कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी, उन्होंने उसका नाम लिया और कहा कि अगर खामेनी ने इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागी तो तेहरान जल उठेगा। और दूसरी तरफ
आयतुल्ला खामेनेई ने बहुत साफ तौर पर कहा, दुनिया अगर खामोशी से यह सब कुछ देख रही है तो वो अब हमें संयम करना नहीं सिखाए। सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में मुश्किल हालात पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरे साउथ एशिया में नहीं, बल्कि G7 तक की बैठक में सुनाई देने वाले हैं? और इस बैठक के भीतर के जो सवाल हैं, वो सवाल इस युद्ध की वजह से डिरेल्ड होंगे। क्योंकि आज अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका में है और वो वहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ बैठे हुए हैं, और कल को कनाडा में ट्रंप जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, तो क्या यह सारी परिस्थिति जो भारत और पाकिस्तान और आतंकवाद के मद्देनजर उभरी है, प्रधानमंत्री इस पर खामोशी बरतेंगे? क्योंकि अगला सवाल यह भी है कि दरअसल भारत पाकिस्तान को लेकर ईरान जब मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था और ईरान की यात्रा पाकिस्तान से इंडिया होने वाली थी, तो भारत ने रोक दिया था यह कहकर, मैसेज सही नहीं जाएगा, आप वापस ईरान लौटिए और फिर भारत आइए। उसके बाद भारत आने के इस दौर में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। लेकिन तीसरा बड़ा सवाल यह है कि दरअसल भारत ऊर्जा सुरक्षा पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है। मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, जिसमें आप कच्चा तेल और गैस कह सकते हैं। हालांकि ईरान से इस बीच में बहुत कुछ नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके अगर मिडिल ईस्ट उस दायरे में आकर खड़ा होता है तो स्थिति क्या होगी? तेल महंगा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इकोनॉमी में मंदी शुरू हो जाएगी, विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कम होने लगेगा, और गल्फ और पश्चिमी एशियाई देशों को देखें तो भारत के आर्थिक संबंध उनके साथ प्रगाढ़ रहे हैं। तकरीबन 18 से 20% जो विदेशी व्यापार की हिस्सेदारी है वो गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ है। अगर आप पिछले बरस का एक आंकड़ा देखें तो उसमें लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार, भारत विदेशी व्यापार पूरे बरस करता है, और उसमें से लगभग 208 अरब डॉलर सिर्फ इन देशों के साथ करता है जो अब युद्ध के दायरे में आकर खड़े हो चले हैं। लगभग 90 लाख भारतीय इस गल्फ कंट्री के भीतर रहते हैं। जो रेमिटेंस भारत के भीतर आता है, जो भेजा जाता है, 40% वहीं से आता है। और सवाल यह है कि ईरान पर ट्रंप जिस प्रतिबंध का जिक्र कर रहे हैं, 2015 को अगर याद कीजिए, उस समय ओबामा ने परमाणु हथियारों को लेकर जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, तब ट्रंप ने उसे बकवास करार दिया था और खुले तौर पर कहा था यह सही नहीं है। और आज की तारीख में परिस्थितियां उसी रास्ते पर है। ओबामा नहीं, ट्रंप है उस रास्ते पर। इजराइल उसी तरीके से जिक्र कर रहा है कि दरअसल अमेरिका चाहता है कि अब परमाणु हथियारों की दिशा में कोई ना बढ़े, तो उसने पहल कर दी। अमेरिका ने कहा हम इस युद्ध में कहीं नहीं है, बावजूद इसके उनके सैनिक ठिकाने मदद कर रहे हैं। तो भारत अपनी इकोनॉमी को देखे, अपनी एनर्जी की जरूरतों को देखे, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखे, आने वाले वक्त में ट्रेड वार में भारत किन देशों के साथ खड़ा होगा उस दिशा को देखे, या ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जिसमें अब मिडिल ईस्ट को भी जोड़ दीजिए, तो एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर भारत को पहली बार कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और यह निर्णय लेने की स्थिति बहुत दिन नहीं है। जुलाई में बैठक होनी है ब्रिक्स की। उस ब्रिक्स की बैठक में ईरान की भी मौजूदगी होगी, और जब एक साथ बैठक करेंगे तो उसके बाद तुरंत बाद एससीओ की बैठक होनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है। वो चीन के पास है, इस समय चीन अगुवाई कर रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में क्या भारत के सामने 3 संकट खड़े हो चुके हैं। पहला बड़ा संकट यह है कि वाकई ब्रिक्स और ईरान की मौजूदगी के बीच भी वो इजराइल का साथ देगा, और रशिया और चीन क्या इस पर खामोश रहेंगे। जिस इकोनॉमी को लेकर चिंता पूरे वर्ल्ड वाइड व्यक्त की जा रही है, उसमें क्या ब्रिक्स का कोई महत्व नहीं बचेगा और भारत शिफ्ट करेगा ब्रिक्स से हटकर, वह वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश और अमेरिका की दिशा में शिफ्ट करेगा। और तीसरी परिस्थिति इस पूरे इलाके में जो व्यापार की है, एक झटके में भारत क्या पूरे हाथ अपने खींच लेगा, क्योंकि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यह जिस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, उसमें इजराइल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम दिया है, उसमें उसका बहुत साफ कहना है
कि दरअसल अगर सत्ता नहीं डिगी तो परमाणु बम बनाने और परीक्षण करने की रेस तेज हो जाएगी इस पूरे इलाके में। तो स्ट्रेटजिकली उन्होंने इस वक्त को चुना है और शायद इसीलिए पहली बार इजरायली डिफेंस फोर्स जो आईडीएफ है वो हर जानकारी जो उसके देश से इजराइल से निकलनी चाहिए वो प्रवक्ताओं के जरिए नहीं निकल रही है, कोई सामने नहीं आ रहा है, वहां के मीडिया के जरिए नहीं आ रही है, बल्कि आईडीएफ अपने जरिए सोशल मीडिया पर एक्स में इंफॉर्मेशंस दे रही है। इंफॉर्मेशन देने के तरीके देखिए जिसमें वह खुले तौर पर ईरानियों से भी कह रही है आप हमारा साथ दीजिए। वह खुले तौर पर यह भी जानकारी दे रही है कि अब हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी एक तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ये मैसेज बहुत साफ है, ये युद्ध थमेगा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और तेजी से आगे बढ़ेगा। मैसेज बहुत साफ है कि वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र सरीके देश भी परमाणु हथियारों को पाने की दिशा में आगे बढ़ने की सोचेंगे जरूर। और अमेरिका इस दौर में जो मदद कर रहा है इजराइल की, क्योंकि इजराइल के जो बाम्बर कतर में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा बेस है वहाँ से इजराइल के फाइटर्स बाकायदा ईंधन ले रहे हैं। और जो ड्रोन शुरुआती दौर में ईरान ने दागे भी उसको इजराइल तक पहुंचने से अमेरिका ने रोक दिया। और यह भी हर कोई जान रहा है कि सऊदी अरब हो और जॉर्डन हो वह भी इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यह भी हर कोई जान रहा है कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन ये अमेरिका के साथ तब खड़े हैं जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान जारी करके ये कहा कि दरअसल इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है, यानी हम ईरान के खिलाफ हमले में शामिल नहीं हैं। लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के यह भी कह गए कि हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिका की सेना पर सुरक्षा करना है। लेकिन सुरक्षा का मतलब मदद करना इजराइल को तो नहीं है। यह सवाल अब मिडिल ईस्ट में बड़ा हो चला है। और यह भी कहा गया विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जरिए कि इजराइल ने हमें सलाह दी थी कि उनका मानना है कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारी सेना की सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाए हैं। यहां पर यह सोचने की जरूरत जरूर है कि जो आत्मरक्षा का जिक्र इजराइल कर रहा है, कुछ इसी तर्ज पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के वक्त इस आत्मरक्षा का जिक्र किया था और कहा था कि यूक्रेन अगर नाटो कंट्रीज में शामिल हो जाएगा तो उनके दरवाजे पर नाटो आके खड़ी हो जाएगी और किसी भी हालत में वो अपने दरवाजे तक नाटो कंट्रीज को नहीं आने देंगे। और नाटो कंट्रीज यूक्रेन के साथ इसलिए खड़ी हो गई कि यूक्रेन अगर रूस या कहें पुतिन के कब्जे में चला गया तो नाटो कंट्रीज के दरवाजे पर रूस आकर बैठ जाएगा। तो ये आत्मरक्षा की जो पूरी परिस्थितियां हैं वो कमोवेश इजराइल के हमले के साथ इजराइल रूस की तर्ज पर जोड़ रहा है, जिसका जिक्र बार बार अब कई देश करने लगे हैं। और अमेरिका यह भी कह रहा है कि दरअसल हम इस क्षेत्र में अपने साझेदारों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और यह भी कह रहे हैं कि ईरान को अमेरिकी हितों का या फिर उनके सैन्य कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो अगला सवाल यह भी है, ईरान जिस तर्ज पे अब अटैक कर रहा है और हमले कर रहा है, क्या उसकी निशाने पर सिर्फ इजराइल होगा या अमेरिकी सैन्य ठिकाने वह भी होंगे जहां से इजराइल के फाइटर्स ईंधन ले रहे हैं? और यह दिशा बढ़ी तो उसके बाद अमेरिका का जवाब क्या होगा? यह सवाल G7 की बैठक तक जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और उस G7 की बैठक में ब्राजील, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और भारत को भी आमंत्रित किया गया है। वहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया के लोग भी रहेंगे। सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर
G7 की भूमिका क्या होगी, और G7 की अगर कोई भूमिका नहीं होगी तो यूनाइटेड नेशन की भूमिका अब क्या होगी, जब गाजा पट्टी को लेकर अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करता है, भारत वोटिंग के समय एब्सेंट हो जाता है। यह सारी परिस्थितियां बतलाती है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटने को तैयार हो गई है क्या। और जो बात ट्रेड वार से यह कहकर निकली थी कि अब एक्चुअल में हथियारों का युद्ध खत्म किया जाए और ट्रेड वार की दिशा में दुनिया को बढ़ना चाहिए, तो क्या दोबारा एक बार फिर वह ट्रेड वार ही हथियारों के ट्रेड के जरिए उस वार की दिशा में दुनिया को ले जाकर खड़ा कर रहा है, जो एक बार फिर उसी बाजार को देख रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, और यह ईरान और इजराइल के भीतर हमलों के बीच गरीब और विकासशील देशों के सामने नया संकट तो नहीं है, क्योंकि यह संकट रूस और यूक्रेन के हमले से हटकर है। यह संकट अमेरिका और चीन के ट्रेड वार से हटकर है। यह संकट अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सामरिक सुरक्षा को लेकर है। और यह सवाल वाकई दुनिया के सामने पहली बार बड़ा है कि अगर पड़ोसी ताकतवर हो रहा है तो उसे ताकतवर ना होने देना भी एक कूटनीति नहीं बल्कि युद्ध नीति है। और शायद इसीलिए आखिर के दो सवाल समूची दुनिया के सामने हैं। पहला सवाल तो यही है कि ईरान इस लड़ाई में अमेरिका की मौजूदगी नहीं चाहता है, तो फिर अब ईरान करेगा क्या जब अमेरिका खुलकर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल परमाणु हथियारों की होड़ में तो ईरान को नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के शह के बगैर क्या इजराइल की इतनी हिम्मत है कि वह ईरान पर हमला भी कर पाता। और तीसरा सवाल इन दोनों से जुड़े हुए है, क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो छठे दौर की वार्ता होने वाली है, अब वह सब कुछ सिमट जाएगी और दुनिया युद्ध में वह भी परमाणु हथियारों के साथ क्या पहली बार नजर आएगी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के परिस्थितियों में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार खुल के बोला, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें आप न्यूक्लियर हथियारों से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। और यह मैसेज सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से इतना बड़ा है कि इससे पहले कोई भी देश परमाणु हथियारों के साथ खड़ा हो तो उसके साथ युद्ध की परिस्थितियों में न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र तक नहीं हुआ। भारत ने खुलकर कहा ब्लैकमेल नहीं चलेगी। तो ईरान क्या सोच रहा होगा और इजराइल के भीतर क्या चल रहा है, और ट्रंप जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी बुला लेते हैं भारत की चेतावनियों के बावजूद, और अब भारत का प्रतिनिधिमंडल बीजिंग जाकर आर्थिक सौदेबाजी भी करने की दिशा में है और संकेत भी दे रहा है कि दिल्ली से बीजिंग की हवाई उड़ान जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिल्कुल नए पावर पोलर की दिशा में बढ़ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं नई विश्व व्यवस्था इस युद्ध से निकलेगी। संकेत तो खुले तौर पर यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।